दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुछ महत्वपूर्ण हिमानियों के बारे में बताऊंगा, यानी कि ग्लेशियर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ग्लेशियर बर्फ की एक विशाल चादर होती है जो धीरे धीरे जमीन पर बहती है। देखिए, होता क्या है कि जो पर्वतीय क्षेत्र बहुत ऊंचे होते हैं वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। अब अगर वहाँ पे हिमपात हो जाए, यानी कि वहाँ पे भारी वर्षा हो जाए, तो उस वर्षा का टेम्परेचर भी कम होगा, तापमान कम होगा और वो बर्फ बन के ही वहाँ पे गिरेगी। अब जब धीरे धीरे करके समय के साथ साथ वो बर्फ इकट्ठा होती जाती है तो वो समय के साथ साथ सघन हो जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में वो एक मजबूत चट्टान की तरह हो जाती है। अब चूंकि लगातार वहां पे बर्फ जमा होती जाती है तो इस वजह से बर्फ का दबाव बढ़ता जाता है, यानी कि पुरानी बर्फ पे नई बर्फ आ रही है, उसके ऊपर नई बर्फ आ रही है तो दबाव बढ़ता जाएगा। तो होता यह है कि वो बर्फ धीरे धीरे बहना शुरू करती है। बहने का मतलब है धीरे धीरे करके वो अपनी जगह बदलना शुरू करती है और नीचे आना शुरू होती है, और इस तरीके से ये चादर फैलती चली जाती है। तो आप एक हिमानी या फिर ग्लेशियर को एक जमा हुआ जल भंडार कह सकते हो। अब इससे होता क्या है, इससे जलवायु नियंत्रण होती है। आपको पता है कि हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो जो ग्लेशियर होते हैं उस टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं और साथ ही नदियों के रूप में हमें पीने का पानी भी उपलब्ध करवाते हैं। अब ये जो हिमालयन रेंज है ये बहुत बड़ी है, जैसा कि आपको पता है। इसमें ट्रांस हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, वृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है और काफ़ी दूर तक ये फैली हुई है। तो इसमें कई सारे एरियाज़ हैं, आप कह सकते हो कई सारी यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उनमें कुछ फेमस ग्लेशियर भी हैं, फेमस हिमानीज भी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। तो वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पाए जाते हैं, तकरीबन 10 से 12। पहले हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सियाचिन की। यहाँ पे मौजूद है सियाचिन। सियाचिन का नाम भी आपने सुना होगा। यहाँ पे भारतीय सेना भी जो है तैनात रहती है। इसकी लंबाई तकरीबन 75 किलोमीटर के आसपास है। सबसे लंबे ग्लेशियर्स में से या फिर सबसे लंबी हिमानियों में से एक है सियाचिन, इसको आपको याद रखना है। एक और ग्लेशियर है हिस्पार नाम का, या फिर हिस्पर इसको कहते हैं। हिस्पार ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है। ये गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, जो कि पीओके के अंदर आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। बट चूंकि इसके ऊपर बहुत विवाद है तो हम इसको भी गिन सकते हैं, क्योंकि ये काराकोरम में काफ़ी फेमस है। मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आपको कई जगह पे इसकी लंबाई 62 किलोमीटर भी मिलेगी। तो 50 से 62 किलोमीटर के बीच में है, इसको याद रखना है आपको। अच्छा, हिस्पार से ही जुड़ के एक और ग्लेशियर है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर ही है, जिसका नाम है बायाफो। बायाफो जो है ग्लेशियर, उसकी लंबाई तकरीबन 63 किलोमीटर के आसपास है, 60 से 63 किलोमीटर के बीच में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है काराकोरम के अंदर। इसी के साथ एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टोरो ग्लेशियर। ये भी आपके गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर ही है, ये पीओके के हिस्से में ही है, जिसकी लंबाई तकरीबन 58 किलोमीटर के आसपास है। ये सब काराकोरम का ही हिस्सा है, क्योंकि काराकोरम एक लंबी श्रेणी है, इसलिए आपको याद रखना है। इसी के साथ आता है आपका चोगो लुग्मा ग्लेशियर। ये भी तकरीबन 50 किलोमीटर लंबा है और ये भी काराकोरम का ही हिस्सा है। इसके बाद आता है खुर्दाप्लो ग्लेशियर, जो कि तकरीबन 47 किलोमीटर लंबा है और ये भी काराकोरम का ही हिस्सा है। इसके ऊपर काफ़ी शोध चला है और मैं आपको बता दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट हिम नदी है। तो फिलहाल आप इसके बारे में इतना ही याद रख सकते हो। इसके बाद अगर आप दोबारा सियाचिन की तरफ चलोगे तो उसमें एक हिम नदी बहती हुई आती है ग्लेशियर से, जिसका नाम है लोला फंड ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो है वो जलवायु की वजह से आज हो सकता है कि बहुत खराब स्थिति के अंदर हो। वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जगह भी काफी हद तक पिघली है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर है, तो इसको आप याद रख सकते हो लोला फंड ग्लेशियर के नाम से। सियाचिन के पास ही एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है रेमो ग्लेशियर, और उससे एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है श्योक रिवर। अब श्योक रिवर में जो है इसी ग्लेशियर का पानी जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस रिवर के लिहाज से देखा जाए तो। और इसका जो लोकेशन है वो भी काफ़ी रिमोट है, मतलब काफ़ी छुपी हुई जगह है ये पहाड़ों के अंदर, जिसको हम मानते हैं। और इसकी लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर मानी जाती है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो, रेमो ग्लेशियर। इसके बाद पीओके के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर। अब इसका नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये एक पहाड़ी के पास मौजूद है जिसका नाम है केटू पहाड़ी, जिसको गॉडविन ऑस्टिन माउंटेन भी कहते हैं। वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट के बाद देखा जाए तो। इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी काराकोरम रेंज का ही हिस्सा है। कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर। इसकी लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर मानी जाती है, और जो आपका बाल्टारो ग्लेशियर है उसके ये पास है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है इनके बीच में, थोड़े ही किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप याद रख सकते हो गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर और बाल्टारो ग्लेशियर एक साथ। और एक आखिरी ग्लेशियर और है जो काराकोरम में माना जाता है, जिसका नाम है पासू ग्लेशियर। ये भी पीओके के अंदर ही है
और गिलगित बाल्टिस्तान में ये माना जाता है, और ये अपनी ब्यूटी के लिए यानी कि सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है, पासू ग्लेशियर। तो ये कुछ ग्लेशियर हो जाते हैं काराकोरम श्रेणी के, जिनसे सवाल बनता है। पासू ग्लेशियर की लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर है, इसको भी याद रख लेना आप। तो ये हो जाते हैं आपके काराकोरम के ग्लेशियर। अब हम बात कर लेते हैं कंचनजंगा और एवरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में। कंचनजंगा एवरेस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है उसका नाम है रोंगबुक ग्लेशियर। ये जो है आपके सदर्न तिब्बत यानी कि दक्षिणी तिब्बत के अंदर पाया जाता है, और इसको एक गेट माना जाता है माउंट एवरेस्ट का, कि अगर जो लोग माउंट एवरेस्ट की तरफ जाते हैं वो कहीं ना कहीं इससे होके गुजर सकते हैं। ये एक रास्ता माना जाता है, और ये माउंट एवरेस्ट के काफ़ी पास भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हो जाता है। इसको आइस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है, रोंगबुक ग्लेशियर। इसको ज़रूर याद रखना। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 52 किलोमीटर है, इसको भी याद रख लो, सवाल बन सकता है। तो ये हो जाता है रोंगबुक। रोंगबुक के बाद आता है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर को सिक्किम का गहना भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सिक्किम की सीमा के अंदर आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से भी देखा जाए और सिक्किम के लिहाज से भी, क्योंकि ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर ये सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास है, और ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही फेमस है, जेमू ग्लेशियर। तो इसको आपको याद रखना। इसके बाद आता है आपका कंचनजंगा ग्लेशियर, जो कि कंचनजंगा के अंदर ही है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसकी लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर मानी जाती है, और कंचनजंगा जैसा कि आपको पता है कि भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि चूंकि हम पीओके को भी भारत का ही हिस्सा मानते हैं, तो टेक्निकली देखा जाए तो K2 ही भारत का सबसे बड़ा पर्वत होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम कंचनजंगा कहते हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे आके लड़ने लग जाते हैं कि कंचनजंगा ही ऊँचा है। तो फिलहाल के लिए हम कंचनजंगा को कह सकते हैं। तो कंचनजंगा में 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्लेशियर्स। एक रोंगबुक हो जाता है, एक जेमू हो जाता है, और एक कंचनजंगा खुद हो जाता है। अब हम चलते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर। ये भी काफ़ी फेमस है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। पीर पंजाल में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। एक है आपका चुंगपुर ग्लेशियर, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा है। एक है बारासिंगी ग्लेशियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। बारासिंगी ग्लेशियर है, तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा है, इसके बारे में सवाल बन सकता है। एक है आपका सोनापानी ग्लेशियर, ये भी 15 किलोमीटर लंबा है। एक है राखियोत ग्लेशियर, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, पीओके के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई भी तकरीबन 15 किलोमीटर है। और एक है आपका गंगरी ग्लेशियर, जो कि 13 किलोमीटर लंबा है। इन पांचों को आप याद रख सकते हो, चुंगपुर, बारासिंगी, सोनापानी, राखियोत और गंगरी। अब यूं देखा जाए तो पीर पंजाल के अंदर ज़्यादा लंबे ग्लेशियर तो नहीं है लंबाई के लिहाज से देखा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, सवाल बहुत सारे बनते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब आखिर में हम लोग बात करते हैं कुमाऊं गढ़वाल की। कुमाऊं गढ़वाल के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। सबसे पहले आता है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा है, और वहां से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। याद रखना, भागीरथी को उत्तराखंड की गंगा भी कहा जाता है। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर के बाद आता है आपका मिलाम ग्लेशियर, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा है। मिलाम, इसको उत्तराखंड का गहना भी कह सकते हैं कई लोग, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत तरीके के जानवर पाए जाते हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और साथ ही ये ट्रैकिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। तो इसको आपको याद रखना है, मिलाम ग्लेशियर को। इसके बाद आपका आता है भागीरथ खड़क। भागीरथ खड़क के बारे में मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था अलकनंदा वाली वीडियो के अंदर, कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा नदी। विष्णु गंगा नदी आगे चल के अलकनंदा नदी का निर्माण करती है, और वो फिर भागीरथी से मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथ खड़क की लंबाई तकरीबन 18 किलोमीटर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो 3 हो जाते हैं, एक गंगोत्री, एक मिलाम और एक भागीरथ खड़क। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है कुमाऊं गढ़वाल हिमालय के, जो कि आपके मुख्यतः उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हिमालय के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनसे सवाल बनने की संभावना है, इसलिए इनका जिक्र किया। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट ग्लेशियर होंगे तो उसे हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। See you in the next one.